हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हैं आपके 5। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो सबसे पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और फोर्थ है गे-लुशैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। एंड फिफ्थ है एवोगाड्रोज लॉ। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में ये 5 लॉ हैं जिनको हम 1 बाय 1 करेंगे। तो आइए सबसे पहला हम देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे सबसे पहले दिया था एंटोनी लेवॉइजर ने, और जो कि हमारे केमिस्ट्री के फादर भी बोला जाता है जिन्हें हमें। और उन्होंने सबसे पहला लॉ दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आइए देखते हैं हम इसके बारे में आखिरकार ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। तो अब हम देखते हैं नंबर 1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको दिया था एंटोनी लेवॉइजर ने 1789 में। ठीक है, एंटोनी लेवॉइजर का नाम हमने पहले भी सुना था। ये एंटोनी लेवॉइजर हमारे केमिस्ट्री के फादर भी बोला जाता है जिन्हें हमें। इन्होंने क्या बताया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि मास को जब उन्होंने बहुत ही क्लियरली और बहुत ही आराम से जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने देखा कि जब 2 एटम या 2 एलिमेंट को आपस में रिएक्शन करा रहे थे, तो उन्होंने एंड में जाकर कंक्लूजन क्या निकाला कि मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब ना तो उसे उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एंटोनी लेवॉइजर ने क्या बताया अपने एक्सपेरिमेंट के बाद कि मैटर को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जब हम किसी भी मैटर की रिएक्शन कराते हैं तो उसमें उसका जितना मास होता है, ना तो उसके मास को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसके मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये होता है कि जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मास जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाता है, बट क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होता है। मेरी बात पे ध्यान देना कि जो मास होता है किसी भी मैटर का, वो क्या होता है, ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें जो रिएक्टेंट का जो मास होता है वो ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि वो एक रूप से कि वो ट्रांसफ़र हो जाता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, मास एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है। कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल भी लिया है, जैसे आपका हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, जब 2 एटम को हम एलिमेंट को ऐड करते हैं रिएक्शन में तो हमारा वाटर बनता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन का 2 ग्राम है, ऑक्सीजन के 16 ग्राम हैं। ठीक है, 16 ग्राम है। इन दोनों को ऐड करने पे 18 ग्राम टोटल हो जाता है। ये आपके रिएक्टेंट हैं। एरो के इधर वाले जिन्हें हम ऐड कर रहे हैं ये हमारे रिएक्टेंट होते हैं। ठीक है, जब ये रिएक्टेंट आपस में ऐड होके रिएक्शन करके जब वाटर बनाते हैं तो जो एंड में रिजल्ट मिल रहा है हमें वाटर, वो हमारा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट का मास है वो ही हमारा प्रोडक्ट का मास रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ना तो ये क्रिएट हो सकता है और ना ही ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है ना, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में एंटोनी लेवॉइजर ने इतना ही बताया कि केमिकल रिएक्शन के दौरान हम मास को या मैटर के मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जब उन्होंने फिजिकल और केमिकल चेंज इन दोनों एक्सपेरिमेंट के बाद में जब कंक्लूजन निकाला
तो इस निष्कर्ष पे पहुँचे, इस कॉन्क्लूजन पे पहुँचे कि मैटर के मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि ये जो मैटर ऑफ मास, जो मास ऑफ मैटर होता है, ये वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में इतना ही था, जिसमें मास के बारे में बताया है और एग्जाम्पल भी बता दिया। अब चलते हैं नंबर 2 दूसरे लॉ पे।